हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ आज जो है वो हम इस वीडियो के थ्रू हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड, उसको जो है वो हम रिवाइज करने वाले हैं। एज यू नो कि हमने जो है वो लास्ट वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म कर दिया है, ठीक है ना। जो भी लिविंग वर्ल्ड है, इस चैप्टर के थ्रू आपको ऑर्गेनिज्म के साथ में जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, ठीक है। इस चैप्टर में हमने देखा था सबसे पहले स्टार्टिंग में कि जो भी लाइफ है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड का जो लाइफ है, फैक्टर है, लाइफ फैक्टर है, इसके लिए जो है वो कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स रिस्पॉन्सिबल है, जिसकी वजह से एक चीज़ जो है वो जिंदा कहलाती है, लिविंग कहलाती है, ठीक है। जिन कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात भी की थी, उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डिस्कस भी किया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जब से साइंस सब्जेक्ट पढ़ते चले आ रहे हैं, तब से हम जो है वो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग जो है उनके बीच में फ़र्क करने के बारे में बात करते आ रहे हैं। आप लोगों को जो है वो राइट फ्रॉम योर 6th स्टैंडर्ड, जब से आप साइंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तब से आपको सबसे पहले यही चीज़ समझाई जाती है कि हमारे आसपास में कौन सी चीज़ें हैं जो लिविंग हैं और सजीव हैं और जो नॉन लिविंग हैं, मतलब निर्जीव हैं। तो इस तरह से जो है हम इस चैप्टर की स्टार्टिंग भी हमने यहीं से की थी, विच इज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को जो है वो अलग तरह से देखा गया है। एक्चुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक के थ्रू आपको कहीं ना कहीं ये समझाने की कोशिश की है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं हमारे लाइफ के जो हमें जो है वो जिंदा रखते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अस टू मेक अस अलाइव, ठीक है, या कीप अस अलाइव, जिंदा रखने के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो उसके थ्रू जो है वो हमने अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात की थी, ठीक है। हमने सबसे पहले बात की थी ग्रोथ के बारे में, ठीक है। उसके बाद में वी वेर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है, एंड आफ्टर दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट मेटाबॉलिज्म। नाउ इन सभी फैक्टर के दौरान हमने देखा था कि सबसे पहले अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ जो है वो नो डाउट लिविंग थिंग का एक जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो कहीं ना कहीं उसे नॉन लिविंग थिंग से जो है वो अलग करता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो इसे थोड़ा सा अलग, कि क्या अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ आपकी ग्रोथ हो रही है मतलब आप लिविंग थिंग हो, आपकी ग्रोथ की वजह से आप जिंदा हो, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर हम डिस्कस करें तो इसका आंसर है नो। क्योंकि कुछ ऐसे नॉन लिविंग थिंग भी हैं जिनमें आप जो है वो साइज उसका चेंज हो जाता है, जैसे कि रबर, ठीक है। रबर जो है अगर आप उसको थोड़ा सा जो है वो खींचोगे, क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी होती है, तो इट चेंजेस इट्स साइज, उसका लेंथ जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन जैसे ही एज सुन एज यू रिलीज द फोर्स, जैसे ही आप वो खींचने वाला फोर्स को जो है वो छोड़ दोगे, वो वापस से अपने ओरिजिनल जो है वो शेप में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उसका साइज चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, लेकिन जैसे ही आप उसे छोड़ दोगे इट इज गेटिंग इनटू इट्स ओरिजिनल शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर। इसका मतलब वो रिवर्सिबल ग्रोथ है, ठीक है। ग्रोथ एक्चुअली हम उसे ग्रोथ नहीं करेंगे, उसे चेंज कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये टर्म कंफ्यूज करता है बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, तो इसीलिए इसे नॉन डिफाइनिंग फैक्टर जो है वो कहा गया है, ठीक है, ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। उसके बाद में हमने रिप्रोडक्शन के बारे में बात की थी। रिप्रोडक्शन नो डाउट ये एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, लेकिन क्या आप बोल सकते हो कि ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, वेदर इट मे बी सेक्सुअल, वेदर इट मे बी असेक्सुअल? तो इसका आंसर है नो। हमने इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए थे, जिसके थ्रू हमें ये पता चला कि कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल्स हैं जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, बट स्टिल दे आर लिविंग थिंग, और रिप्रोडक्शन न करने की वजह से वो मर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं हमें ये बताता है कि सिर्फ रिप्रोडक्शन के माध्यम से यू कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ लिविंग एंड अ नॉन लिविंग थिंग, ठीक है। इसके बाद में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो है इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन अ सेल। एक सेल के अंदर अलग अलग प्रकार की जितनी भी रिएक्शन होती है, उन सबको एक शब्द में हम जो है वो मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म इज कंसिस्ट ऑफ कैटाबोलिक एंड एनाबोलिक रिएक्शन, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है उसे हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म का अगर हम बात करें तो जो सेल लिविंग है, एक सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन द सेल शुड बी अलाइव, जिंदा रहना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको पता है कि प्लांट जो है वो एक लिविंग थिंग है,
ठीक है। प्लांट के लकड़े से, वुड से ही हम बहुत सारे फर्नीचर बनाते हैं। तो प्लांट तो जिंदा है, क्या वो फर्नीचर भी जिंदा है? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि वो जो फर्नीचर हमने प्लांट के जिस हिस्से से बनाया है उसमें सेल है, लेकिन वो सेल अब क्या हो चुके हैं? डेड हो चुके हैं। तो उस डेड सेल में सेल है, लेकिन जो है वो उस डेड सेल में क्या मेटाबॉलिज्म हो रहा है? तो उसका आंसर है नहीं। हमेशा लिविंग सेल के अंदर ही मेटाबॉलिज्म होता है। इसका मतलब मेटाबॉलिज्म के थ्रू आप ये बता सकते हो कि भाई जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है इट इज अलाइव, वो जिंदा है, और जिसमें मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा वो नॉन अलाइव, डेड है। ठीक है, जिंदा नहीं है, वो मर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हमने कहीं ना कहीं कोशिश की एक्सप्लेन करने की कि मेटाबॉलिज्म वो फैक्टर है जो डिफरेंशिएट करने के लिए हमें हेल्प करता है, विच इज़ अ डिफाइनिंग फैक्टर विच डिफाइंस व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद में we were टॉकिंग अबाउट द बायोडाइवर्सिटी। हर्बेरियम के ऊपर आने के पहले जो है वो हमने शॉर्ट में बात की थी कि हम समझ गए हैं कि लिविंग थिंग क्या है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज लिविंग थिंग, हम अगर हमारे आसपास सराउंडिंग में या नेचर में देखें तो हमें कई प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या सेम है, समान है, सिमिलर है? तो इसका आंसर है नहीं, दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चरल फॉर्म, फंक्शनल फॉर्म। तो ठीक है, तो वो जो है वो अलग अलग प्रजातियों को बिलोंग करते हैं। सारी प्रजाति एक समान नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें इतनी सारी प्रजातियों को स्टडी करना है, याद रखना है, उनके कैरेक्टर्स जो है वो डिस्कस करना है, तो इसके लिए उन्हें प्रॉपरली जो है वो क्लासिफाई करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास में एक बड़ी सी लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में कई सारी बुक्स हैं, पुस्तकें हैं, ठीक है, और अगर आप लाइब्रेरियन हो और आपसे कोई जो है वो आता है और कहता है कि एक भाई स्टोरी बुक मुझे चाहिए, ये नाम की, ये ऑथर की, तो आप जो है इफ़ योर लाइब्रेरी इज नॉट वेल अरेंज्ड, आपकी लाइब्रेरी जो है वो वेल अरेंज्ड नहीं है, बुक्स जो है उसे बराबर से अरेंज नहीं किया गया है, तो आप जो है वो उस पर्टिकुलर स्टोरी बुक को ढूंढने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, 2 दिन भी लग सकते हैं, 4 दिन भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी मेमोरी कितनी शार्प है कि आपने पिछली बार वो कहाँ रखा था। ठीक है, लेकिन अगर आप एक ऐसे लाइब्रेरी को जो है वो कंडक्ट कर रहे हो विच इज़ वेल अरेंज्ड, आपने प्रॉपर रैक्स लगाए हुए हैं, रैक के ऊपर में आपने लेबलिंग किया हुआ है कि भाई ये स्टोरी बुक है, ये फिजिक्स की बुक का रैक है, ये केमिस्ट्री के बुक का रैक है, ये बायो के बुक का रैक है, तो अगर आपसे कोई पर्सन जो है वो किसी भी बुक की डिमांड करता है, आप मिनटों में जो है वो उसे वो बुक जो है वो लाकर दे सकते हो। इवन दो आपके लाइब्रेरी में जो है वो हज़ारों बुक्स हैं, फिर भी आप 5 मिनट में जो है वो बुक लाके दे सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने उन बुक्स को क्लासीफाई करके रखा है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और द कंटेंट। उस बुक में जो भी चीज़ है उसके हिसाब से आपने उसे क्या करके रखा है, अरेंज करके रखा है। तो सेम चीज़ हैपन्स विद द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच वी सी अराउंड आवर सेल्स। हमें जो है वो पर्टिकुलर जो है वो बुक बोल रही हूँ, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में अगर हमें स्टडी करना है तो उन्हें प्रॉपरली क्लासीफाई करना ज़रूरी है। और क्लासिफिकेशन हो रहा है उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, और क्लासीफाई करने के लिए जो ब्रांच बायोलॉजी ने हमें अवेलेबल करके दी है वो है टेक्सोनॉमी। ठीक है, अब इस टेक्सोनॉमी को स्टडी करने के लिए जो है वो हम इस बायोडाइवर्सिटी को या तो नेचुरली आप जाकर देख सकते हो कि भाई ये पेड़ कैसा दिखता है, ये एनिमल कैसा दिखता है, या फिर जो है वो बहुत सारे ऐसे जो हैं वो प्लेसेस और ऐसे बहुत सारे मीन्स जो हैं वो बायोलॉजी ने हमारे लिए अवेलेबल करके दिए हैं कि ताकि आप जो है वो उन्हें आसानी से स्टडी कर सको, स्टोर कर सको और याद रख सको। ठीक है, तो उसमें से सबसे पहले हमने बात की थी हर्बेरियम के बारे में। हर्बेरियम जो है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ प्लांट, अलग अलग प्रकार के प्लांट्स को आप कलेक्ट कर सकते हो। मैंने बताया था आपको एक बड़ी सी हर्बेरियम शीट होती है, उसमें ड्राइड प्लांट जिसको आपने पूरी तरह से सुखा लिया है पत्तियों के सहित, उसके फ्लावर के सहित, और उसे जो है वो उस शीट पे चिपकाया जाता है और उस शीट के राइट हैंड साइड के कॉर्नर पे उसकी सारी डिटेल जो है वो लिखी जाती है। ठीक है, हमने ये भी बात की थी कि जो इटालियन साइंटिस्ट है वहाँ पर उन्होंने सबसे पहला जो है वो इस तरह का
जो है वो बॉटनिकल गार्डन के थ्रू जो है वो उन्होंने एक गार्डन तैयार किया, वहाँ पे जो है वो हर्बेरियम के स्पीशीज़ जो है वो उन्होंने स्टोर करके रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो हर्बेरियम के थ्रू आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उस पेड़ के कहाँ लगता है, किस एरिया में है, वहाँ पर जाकर उस पेड़ की स्टडी करना है। आपको वो हर्बेरियम शीट में अगर अवेलेबल मिलता है तो आप उसकी सारी जानकारी जो है वो एक ही जगह पे बैठे बैठे कई प्रकार के प्लांट्स की जानकारी आप एक साथ में पा सकते हैं। दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हर्बेरियम। ठीक है, देन इसके बाद में वी हैव टॉक्ड अबाउट बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन में जो है वो प्लांट को कंजर्व किया जाता है। अलग अलग प्रजाति के जो पेड़ पौधे हैं उन्हें उगाया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि हर पेड़ के नीचे जो है या हर पेड़ के तने के ऊपर उसका नाम लिखा हुआ होता है, उसका कॉमन नेम जो हम हमारी बोली भाषा में जो नाम जानते हैं वो उसका बॉटनिकल मतलब उसका साइंटिफिक नेम लिखा हुआ होता है। प्लस उस प्लांट की जो खास कैरेक्टर्स हैं, खास बातें हैं, वो भी उस बोर्ड में लिखी हुई होती है। सो दैट अगर आप वो बॉटनिकल गार्डन जो है वो विजिट करते हो तो आप हर एक प्लांट की जो है वो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो है वो स्टडी कर सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो और उससे जो है आपकी सही जानकारी आपके पास में आप नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से बॉटनिकल गार्डन आर मेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट। अलग अलग प्रकार की प्रजाति है प्लांट की, उन्हें कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। इसमें मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको, इंडियन बॉटनिकल गार्डन ऑफ कोलकाता में ये बहुत बड़ा गार्डन है, बहुत बड़े एरिया में ये गार्डन है और इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है बनियान ट्री। उसके बारे में भी हमने बात की थी जो 200 साल पुराना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो बॉटनिकल गार्डन जो है वो कहीं ना कहीं कंजर्व कर रहा है प्लांट्स को। ठीक है, तो ये तो हुई बात प्लांट की, हर्बेरियम और बॉटनिकल गार्डन के माध्यम से। इसके बाद में जो है दैट इज़ म्यूजियम। उसके पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। इतनी सारी प्रजातियां हैं, ठीक है, उनको स्टडी करने के लिए टेक्सोनॉमी की ब्रांच है, लेकिन उन्हें कंजर्व करना, उन्हें बचा कर रखना, प्रिजर्व, ताकि आने वाली हमारी जो जनरेशन है उन्हें भी इस चीज़ का नॉलेज जो है वो हो सके, मिल सके, उन्हें भी वो प्रजातियां देखने मिल सके, इसके लिए उनका कंजर्वेशन, उनकी देखभाल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, इन सीटू एंड एक्स सीटू। इन सीटू मतलब जो जानवर, जो पेड़ पौधे जिस जगह पे ग्रो होते हैं, जिस एरिया में ग्रो होते हैं, उसी जगह पे उनकी देखभाल करना, उन्हें वहाँ से बिल्कुल हिलाते हुए ना, तो उसे कहेंगे हम इन सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, और अगर उन्हें नेचुरल हैबिटेट से उठाकर हम आर्टिफिशियली हमने जो एरिया उनके लिए बनाया है वहाँ पर अगर हम उसे रख के और उनकी देखभाल करते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं कंजर्वेशन प्लांट और एनिमल दोनों का ही ज़रूरी है। इट कैन बी कैरिड आउट इन दिस टू वेज, एक्स सीटू या फिर इन सीटू। ठीक है, इसके बाद में म्यूज़ियम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे ऐसे जो हैं एनिमल्स हैं या फिर बहुत सारे ऐसे स्पेसिमन्स हैं जिन्हें म्यूज़ियम में जो है वो रखा जाता है, संग्रहालय कहा जाता है। ठीक है, उन्हें एक ही जगह पे कलेक्ट करके जो है वो रखा जाता है। ये जो भी म्यूज़ियम है यहाँ पर जो है वो ऑर्गेनिज्म को स्टफिंग मतलब तो सड़ना नहीं चाहिए, मरे हुए जानवरों को जो है वो वहाँ पर सजा कर रखा जाता है ताकि आप जाकर देखो कि भाई डायनासोर जो है वो कैसा दिखता था, उसकी हड्डी का ढांचा कैसे दिखता था, तो या फिर चीता जो है वो कैसे दिखता था, तो ये सारी चीज़ें जो है, मैमथ जो है वो कैसे दिखता था। मैमथ आपको पता हो या ना हो पता नहीं, मैमथ जो है वो एक हाथी जैसे दिखने वाला जानवर था जो बहुत ह्यूज, बहुत बड़ा था। ठीक है, और बिल्कुल हाथी ही था, फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये स्नोई एरिया, पोलर रीजन में जहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे रहा करता था, जिसकी वजह से उसके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसका हाइट और साइज़ जो है वो अभी पाए जाने वाले जो एलिफेंट है, हाथी है, उससे कई ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, तो वो हाथी की ही प्रजाति थी, लेकिन वो जो है वो कहाँ पर रहा करता था, स्नोई एरिया में, जिसकी वजह से उसके शरीर पे बहुत लंबे लंबे बाल थे और उसको मैमथ
कहा जाता था, जो 200,000 साल पहले जो है वो पाया जाता था। लेकिन उसका भी हमें जो है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो रिकॉर्ड मिला है, प्रूफ मिला है, तभी आप जो है वो ये कह पा रहे हो कि इस तरह का जानवर जो है वो पहले हुआ करता था। डायनासोर से जुड़े हुए कई सारे प्रूफ्स हमें मिले हैं, तभी हम कह पाते हैं कि जुरासिक जो वर्ल्ड है वो हुआ करता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ देखने मिलेगी? ये सारी चीज़ें जो है वो आपको म्यूजियम जैसी जगह पे देखने मिलेगी। तो यहाँ पे जो है वो अलग अलग जानवरों को, अलग अलग प्लांट्स को जो है वो उनकी प्रजातियाँ जो अभी पूरी तरह से इस धरती पर से लुप्त हो चुकी है, उनको जो है वो स्टोर करके जो है वो वहाँ पर रखा जाता है। तो वहाँ पे स्टफिंग की जाती है, मतलब एक प्राणी है जो मर चुका है, उसके अंदर का सारा ऑर्गन निकाल के उसमें जो है वो रुई भरकर और फिर उसे सिलकर एज इट इज़ खड़ा कर दिया जाता है, ताकि आपको समझ में आए कि वो कैसे दिखता था, उसका हाइट क्या था। दैट इज़ कॉल्ड एज स्टफिंग। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें बॉटल में बंद करके रखते हैं और उसमें केमिकल डालते हैं। दैट केमिकल इज़ फॉर्मल्डिहाइड, जिसे हम फॉर्मेलिन भी कहते हैं। इसके माध्यम से उन्हें स्टोर किया जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे टैक्सीडर्मी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको म्यूजियम में देखने मिलेगी। देन जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क जो है, यहाँ पे आप ex-situ कंजर्वेशन कर रहे हैं, मतलब एक पार्क बनाया है जिसमें आपने अलग अलग प्रकार के जानवरों को जो है वो रखा है, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्हें सही समय पे खाना पानी दे रहे हैं, ठीक है, कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप एनिमल को कंजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो एनिमल को कंजर्वेशन करना है तो जूलॉजिकल पार्क, प्लांट को कंजर्वेशन करना है तो बॉटनिकल गार्डन, और अगर दोनों को एक साथ में करना है तो वो है बायोडाइवर्सिटी पार्क। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी पार्क में आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो। वहाँ पे प्लांट्स भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं। बायोडाइवर्सिटी पार्क में जो है वो नेशनल पार्क्स आते हैं, ठीक है, सेंचुरीज आते हैं, जहाँ पे आप अलग अलग प्रजातियों को जो है वो एक साथ में जो है वो कंजर्व करते हो। नेशनल पार्क और सेंचुरीज में फ़र्क ये है कि नेशनल पार्क में एक साथ में कई सारे जानवर होते हैं, कई प्रकार के, और सेंचुरीज में एट ए टाइम एक ही प्रकार के जानवर के ऊपर जो है वो कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, उनकी देखभाल की जाती है। एंड लास्ट में जो है वो है की मैंने आपको बताया था कि एक ऐसी बुक है जिसके थ्रू जो है वो आप कहीं ना कहीं स्टडी कर सकते हो कि मतलब उसका किसी भी प्लांट की जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो कर सकते हो, उसका जो है फैमिली हिस्ट्री जान सकते हो विद द हेल्प ऑफ बुक बाय द कैरेक्टर्स विच यू ऑब्जर्व इन दैट प्लांट। कैरेक्टर के थ्रू जो है वो आप उसे कौन से कैटेगरी को बिलोंग करता है उसे कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हो। तो इन दिस मैनर वी हैव कंप्लीटेड अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ लिविंग वर्ल्ड। इसके बाद में जो है वो नेक्स्ट वीडियो से हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।